The next topic is the dawn of history in the deep south. Actually, this is the way it is written in NCRT book. Dawn of history in the deep south. और उसको हमने यहाँ पर संगम एज के फॉर्म में लिखा है. So this period is basically from 300 BC to 200 AD. Okay. तो एक तरफ जैसे हमने पहले देखा था कि नॉर्दर्न इंडिया में सिविलाइजेशंस आ गई थी, लेकिन साउथ इंडिया में स्टोन एज ही चल रहा था काफी लेट तक. तो ये जो कावेरी डेल्टा है उसके ऑनवर्ड्स और नीचे पेनिनसुलर इंडिया के टिप तक, ये काफी पहली बात तो ये अनइनहेबिटेड भी था, यानी यहाँ पर बहुत थिक जंगल्स थे और यहाँ पे रहने वाले जो लोग, यहाँ पर सिविलाइजेशन पहुंची नहीं थी. बिकॉज अगर हमने अशोक के भी टाइम पे जो देखा था कि ये वाला जो पार्ट था पेनिनसुलर इंडिया का एकदम सदर्न पार्ट जो है, दैट वाज बेसिकली excuse me, that was basically not under any rule, and the reason was that it was very sparsely populated. वो एरिया भी थोड़ा हिली टेरेन है एंड वहाँ जंगल्स थे और एज सच वहाँ पर कोई भी न वैदिक कल्चर पहुंचा था न दूसरा कोई कल्चर पहुंचा था. तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत स्मॉल बिगनिंग्स चालू हुई सिविलाइजेशंस की. And the first three kingdoms that we can know about are the Cholas, Pandyas, and the Cheras. ठीक है. So अब इस एरिया में भी ये जो लाइवलीहुड जब लेना शुरू हुआ तो आयरन जब एक्चुअली इस एरिया में पहुंचना शुरू हुआ, तो एक तो यहाँ पर इस एरिया में आयरन ओर्स नहीं है. सो सॉरी, आयरन माइंस नहीं है, आयरन ओर की माइंस नहीं है. तो वो नहीं होने की वजह से इधर साइड के लोगों को लोहे के बारे में पता ही नहीं था. और तब उस जमाने में कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन इतना फास्ट और रैपिड तो था नहीं कि इतने सारे लोगों को इसके बारे में पता लगे. सो यहाँ पर सिविलाइजेशन का ये जो है ये सब लेट शुरू हुआ. यानी एक तरफ तो हम देखते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन 2500 BC में थी नॉर्दर्न इंडिया में, और यहाँ पर स्टोन एज जैसी हालत ऑलमोस्ट 200 BC तक चल रही थी. उसके बाद देयर वर सम फेंट बिगिनिंग्स ऑफ लाइफ एंड लाइवलीहुड्स एंड सिविलाइजेशन, द सो कॉल्ड सिविलाइजेशन इन दिस एरिया. ठीक है. तो by 3rd century BC the megalithic, now so that is why these people were still called the megalithic people. So by 3rd century BC, these megalithic people moved from the uplands into fertile river basins and reclaimed marshy deltaic areas. ठीक है. और फिर इधर के नॉर्थ इंडियन इसके कॉन्टैक्ट्स की वजह से एंड ऑफ कोर्स फिर वहाँ पर ट्रेडर्स का इन्फ्लक्स होना शुरू हुआ. देन उसके साथ ही जैन और बुद्धा मॉन्क्स आए और उसके साथ ही साथ ब्राह्मण मिशनरीज भी, ब्राह्मण प्रीस्ट भी साउथ इंडिया में आने शुरू हुए. तो तब जाके वहां पर कल्चरल एंड इकोनॉमिक कांटेक्ट शुरू हुआ. एंड इस एरिया का उन्होंने शुरुआत में जो नॉर्थर्न पार्ट के लोग थे उन्होंने नाम दिया था तमीज हकम. एंड इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट इन द 3rd-4th century BC. देन ये जो दक्षिण पथ था, इट वाज वैल्यूड बाय नॉर्दर्नर्स बिकॉज इट सप्लाइड गोल्ड. अब इस एरिया में तुम अगर देखोगे तो इंडिया के जो मेजर गोल्ड रिजर्व्स है या गोल्ड माइंस है और इवन डायमंड माइंस वो इसी एरिया में साउथ इंडिया में. ना पांड्या कंट्री के बारे में मेगास्थीन्स ने भी अपनी बुक इंडिका में उसका मेंशन किया है. और उसने बोला है कि संगम टेक्स्ट में गंगा का नाम, गंगा सोन ऐसी रिवर्स और पाटलिपुत्र रिवर का नाम संगम टेक्स्ट में है. Now, Ashokan inscriptions also mention some Cholas, Pandyas, and Kerala Putras. They also mention one more thing, Satyaputras. अब ये सत्यपुत्रास कौन थे एग्जैक्टली? अशोकन इंस्क्रिप्शंस में 4 सदर्न किंगडम्स के बारे में मेंशन किया गया है. तो वन इज द चोलास, अदर इज द पांड्यास, देन केरला पुत्रास जिनको चेरास बोलते हैं,
और फिर एक सत्यपुत्र, तो सत्यपुत्र किंगडम हैज नॉट बीन आइडेंटिफाइड येट, बट it has been mentioned in the Ashokan inscriptions. Now, the Sri Lankan people are also mentioned as Tamraparnis in Ashokan inscriptions. So this only shows that Ashoka had contacts with with Sri Lanka also. Uh, अब ये जो मेजर कॉन्टैक्ट्स श्रीलंका के साथ और इसके साथ हुए, उसका मेन एक्टिविटीज बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स, आजीविकास एंड अदर ब्राह्मणास एंड सम ट्रेडर्स, इनकी वजह से हुआ. देन अपार्ट फ्रॉम दैट मैनी, अच्छा फिर अब जब कल्चरल कांटेक्ट होता है किसी दूसरे लोगों के साथ, तो उनके उनमें कैसा होता है, देयर इज अ कल्चरल एक्सचेंज. यूजुअली देयर इज अ कल्चरल एक्सचेंज. The only cultural exchange which India did not witness was during the British rule. And British gave too many elements of their culture to India, but they did not inherit any major elements into their culture. So their culture remained unique. तो एक ये, just a minute. ओके. हाँ, तो ये जो अर्ली किंगडम्स थे, फिर धीरे धीरे मैं ये बता रहा था कि कल्चरल एक्सचेंज जो होता है, वो यूजुअली जब भी कोई नई सिविलाइजेशन या नए टाइप के लोग एक दूसरे इससे मिलते हैं, भले ही वो उस पर राज करे या ना करे, लेकिन जब व्हेन कांटेक्ट इज देयर, देयर इज यूजुअली अ कल्चरल एक्सचेंज. सो आई टोल्ड यू, जैसे इस्लामिक इन्वेजन्स इंडिया में हुए, उसके पहले कुशन्स आए, या कोई भी जो भी थे, उन सब ने इंडियन कल्चर से बहुत कुछ लिया. सो देयर इज अ कल्चरल एक्सचेंज. इंडियन द नेटिव्स आल्सो टुक टू मेनी एलिमेंट्स फ्रॉम देयर कल्चर. सिर्फ एक ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्ट में ही ऐसा था कि ब्रिटिश डिड गिव टू मेनी एलिमेंट्स ऑफ देयर कल्चर टू इंडिया, बट दे हार्डली टुक एनी एलिमेंट्स. सो अब इसमें एक बेसिकली बहुत बड़ा डिफरेंस ये था दैट अभी तक जितने भी लोग मिलते थे, सपोज इंडिया को मुगल्स ने इन्वेड किया, तो वो भी जो वो सोसाइटी थी, उनकी सिर्फ आर्मी पावरफुल थी या स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक उनके पास ज्यादा प्लान्स थे, उस वजह से दे मे बी दे डिफीटेड द आर्मीज ऑफ इंडिया. लेकिन ब्रिटिश के केस में एक बहुत डिफरेंट ये था कि एक प्री मॉडर्न और मॉडर्न सिविलाइजेशन का कॉन्टैक्ट था. सो बेसिकली इट वाज अ कॉन्टैक्ट बिटवीन अ एक्सट्रीमली मॉडर्नाइज्ड society and a pre-modern society. You won't call it primitive society, क्योंकि इंडियंस भी एक सिविलाइजेशनल
कल्चर का ही पार्ट था इंडिया में भी, सिविलाइजेशंस थी, वो कोई वो मॉडर्न नहीं थी लेकिन प्रिमिटिव भी नहीं थी। प्रिमिटिव मतलब आदिवासी टाइप के जो लोग, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज में लोग काफी सालों तक थे, अभी भी वहाँ पे कई ट्राइब्स है। तो उस वैसा नहीं था इंडिया में। इंडियन ओनली थिंग इज इंडियन सोसाइटी वाज नॉट मॉडर्न, सो उनकी सब साइंस, टेक्नोलॉजी, डेमोक्रेसी एंड इन ऑल दीज टर्म्स दे हैड इवॉल्व्ड ऑलरेडी। तो इसलिए दे डिडंट हैव टू टेक टू मेनी थिंग्स फ्रॉम इंडियन कल्चर, but India did take many elements from their culture, and the biggest example is even right now that I am speaking in English. तो लैंग्वेज दिया, उसके अलावा बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस एंड मेनी अदर थिंग्स। तो अब यही साउथ इंडिया में सेकेंड सेंचुरी बीसी से फोर्थ सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी एडी तक 300-400 साल के पीरियड में जब वहाँ पर नॉर्दर्न एलिमेंट्स का कॉन्टैक्ट चालू हुआ, तो इवन संगम एज सदर्न एलिमेंट्स का भी नॉर्दर्न कल्चर में समावेश हुआ। ओके, एंड जो हमने मेगास्थीन्स ने भी जो 3 किंगडम्स के बारे में लिखा है, चोलास, पांड्यास एंड चेरास ऑफ केरला, तो उसमें ही फर्स्ट मेंशन द पांड्यास। तो इन दैट बुक ही हैज रिटन अबाउट द किंगडम ऑफ पर्ल्स and he speaks of it being ruled by a woman, which may suggest some matriarchal influence on the Pandyan society. तो अब देखो, जैसे एक और चीज में तुमको ध्यान में रखना है, ये पांड्या नाम सुन के जैसे पंडित या पांडे ऐसा लगता है, तो ये कोई ब्राह्मणिकल ओरिजिन के लोग होंगे, वो वैसा नहीं है। उसका नाम पांड्यास है। वो दे वर नॉट येट हिंदुआइज्ड। तो मतलब वैदिक रिलीजन का भी उनपे कोई इन्फ्लुएंस अभी तक नहीं हुआ था, न ही उनपे बुद्धिज्म, जैनिज्म का एज सच कोई इन्फ्लुएंस हुआ था, वो बाद में हुआ। ओके, देन पांड्यास ऑक्यूपाइड अ टेरिटरी इन साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडियन पेनिनसुला, यानी जो आज की डेट में जहाँ पर तमिलनाडु है। ठीक है, तो अभी जो आज के जो डिस्ट्रिक्ट्स है, तिरुनेलवेली, देन रामनाड, मदुराई, और ये सारे जो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स है वो उसमें थे, एंड उनकी कैपिटल उस समय भी मदुराई थी। और संगम लिटरेचर का लिखना क्रिश्चियन इरा शुरू होने के बाद से हुआ, और पांड्या रूलर्स ने का उसमें कई मतलब में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भी रहा है। उन्होंने संगम लिटरेचर को संगम मतलब संगम एज द नेम सजेस्ट इज, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ पोएट्स। ठीक है, अब उनका उन्होंने उसको एंटिक्विटी देने के लिए बोला था कि फर्स्ट संगम वाज हेल्ड 10,000 इयर्स अगो। खैर वो सब गलत है वो, लेकिन संगम लिटरेचर बहुत सारा कंपाइल हुआ, एंड उसमें बेसिकली इट वाज अ सेक्युलर लिटरेचर, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद एनी रिलीजन, गॉड और एनीथिंग। सेक्युलर कैसे, उसमें स्टोरीज है, फिर उसमें उनके जो रिस्पेक्टिव पोएट्स के जो राजे महाराजा थे उनके गुणगान है। ऑफ कोर्स वो एक एग्जैजरेशंस है, उनके डिफीट्स और उनके लॉसेस का उसमें कोई मेंशन नहीं है। लेकिन जो भी है वो भले ही वो क्रोनोलॉजिकली भी सेट नहीं है, लेकिन वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स है हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन का। सो अब पांड्या लिटरेचर, संगम लिटरेचर से एक बात तो इसमें और तय होती है कि पांड्या कंट्री जो था वो काफी वेल्दी और प्रॉस्परस था। ओके, नाउ इट हैज आल्सो अच्छा, एक रोमन अपना पांड्या किंग्स आल्सो हैड ट्रेडिंग रिलेशंस विद द रोमन एम्पायर, और रोमन एम्परर अगस्टस के साथ पास उन्होंने एम्बेसडर भी भेजा था, और उसने भी इधर भेजा था। नाउ लेटर ऑन व्हेन इट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वैदिक रिलीजन, they started performing all the Vedic sacrifices. ठीक है, in the early centuries of Christian era.
फिर ये पांड्यास के बारे में था। चोला किंगडम जो था, इसका पूरा नाम चोला मंडलम था। ये कोरोमंडलम कोस्ट जो है, कोरोमंडल कोस्ट, जो ईस्टर्न कोस्ट है इंडिया का, उसको कोरोमंडल कोस्ट भी बोलते हैं। और चोला किंगडम जो है, उसका पूरा नाम चोला मंडलम है। और ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पेनिनसुला में था। तो इसका मतलब ये कौन सा एरिया हुआ? प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का एरिया। ठीक है। तो बेसिकली देयर किंगडम वाज बिटवीन पेन्नार एंड द वेला रिवर्स। Then their capital was at Urayur. It is a famous for cotton trade. It is famous for cotton trade even today. Then there is a mention in Sangam literature that a Chola king by the name Ilara had conquered Sri Lanka and ruled it for over 50 years. Then another there was their famous king was Karikal, and उसने फिर एक पुहार सिटी बनाई, और कावेरी रिवर के अराउंड उसने 160 किलोमीटर्स का एक एम्बैंकमेंट बनाया था। एम्बैंकमेंट मतलब वो जो सीमेंटेड स्ट्रक्चर होता है एक रिवर के कोस्ट पे, ताकि वो रिवर फिर डिविएट नहीं होती और वो ओवर फ्लडिंग नहीं होती उसके लिए। सो वो जो उस समय जो एक एम्बैंकमेंट बनाया था 2000 साल पहले, उसके कुछ रेमेंट्स आज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। देन एक्सकेवेशंस आल्सो शो दैट वहां पर एक लार्ज डॉक था ऑन द माउथ ऑफ कावेरी रिवर। तो डॉक का मतलब ये है कि इसका मतलब वहां पर शिपिंग एक्टिविटी होगी, और वो उनके ट्रेडिंग रिलेशंस होंगे दूसरे अक्रॉस द सीज के जो लैंड होंगे उनके साथ। देन आफ्टर करिकाला, ये जो उनका एक फेमस रूलर था, द चोला पावर डिक्लाइन रैपिडली, एंड द कैपिटल कावेरीपट्टनम जो उनकी थी, दैट वाज ओवरवेल्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड मेनी टाइम्स। फिर इस तरफ जो उनके नेबर्स थे ऑन द वेस्टर्न साइड, वो थे चेरास, यानी जो प्रेजेंट डे केरला में, जो प्रेजेंट डे केरला जिसको हम बोलेंगे, एंड सम एरियाज ऑफ सदर्न कर्नाटक, वो चेरा किंगडम था। एंड उसके अलावा नॉर्दर्न साइड में एक नया किंगडम उभर के आ रहा था बाय द नेम ऑफ पल्लवास। तो जो कार्यकाल के बाद जो छोटी मोटी थोड़ी बहुत चोला पावर बची भी थी, वो पल्लवास ने फाइनली फिर खत्म कर दी। एंड फिर देन यू डोंट हियर अबाउट चोला किंगडम आफ्टर 3rd-4th century AD, and that was only to be revived later in the 9th century AD। तो 400-500 साल तक चोला किंगडम के बारे में किसी को नहीं पता। और फिर उसके बाद 8th-9th सेंचुरी ऑनवर्ड्स चोला किंगडम फिर से रिवाइव हुआ। उसके बारे में हम आगे करेंगे। फिर ये जो चेरा किंगडम था, ये एक ये भी एक काफी प्रॉस्परस और ये किंगडम था। इनके रोमन एम्पायर के साथ रिलेशंस थे। So the Romans had set up, in fact, a regiment at Muzris, which is identical with the present day Cranganore city। ठीक है। एंड देयर इज आल्सो टेंपल ऑफ ऑगस्टस, एक रोमन किंग जो था ऑगस्टस, जिसके नाम पे अगस्त महीना रखा गया है, उसका केरला में एक टेंपल है, वो अभी भी है। तो यानी अब वहां कोई पूजा करता नहीं करता वो नहीं पता, लेकिन एज अ रेलिक ऑफ सम एंशिएंट बिल्डिंग इट इज देयर। Okay, now the history of Cheras is marked with continuous fight with Cholas and Pandyas, and तो फिर ये इनके साथ चोला। अब इसमें भी यही एक था जैसे हमने पहले किया अलेक्जेंडर के इन्वेजन के टाइम पे, जो नॉर्दर्न इंडिया में 3 किंगडम्स थे, कंबोजास, गंधारास एंड एक और था, वो कौन सा था? गंधारास, कंबोजास एंड मद्रास। इन तीनों के हमेशा आपस में लड़ लड़ के इन लोगों ने एक दूसरे को बहुत वीक कर दिया था। वो सेम थिंग यहाँ साउथ इंडिया में हो रही थी कि चोलास, पांड्यास एंड चेरास, दे वर परपेचुअली ऑन अ फाइट विथ वन अनदर। कभी चोलास पांड्यास मिलके चेरास के साथ लड़ते थे, कभी चेरास पांड्यास मिलके चोला के साथ, कभी ये दूसरे दो चेरास और चोलास मिलके पांड्या के साथ। तो ऐसे इनके अलायंसेस होते थे, टूटते थे। और लेकिन बात यह है कि फॉर ईयर्स, फॉर सेंचुरीज टुगेदर, दे वर ऑलवेज परपेचुअली इन अ फाइटिंग स्टेट विथ ईच अदर। और उसकी वजह से इनकी पावर्स काफी काफी वीक हो गई। और वीक होने के साथ साथ ही इनका बाय 3rd century AD वहां पे कालाभ्रास करके बुद्धिस्ट ओरिजिन के, बुद्धिस्ट लीनिंग्स का एक ट्राइबल ये था, ग्रुप था कालाभ्रास।
तो उन्होंने इन तीनों किंगडम्स को ओवररन कर दिया, और फिर अगले 400 साल के लिए इनका कोई नामो निशान पूरा खत्म हो गया। ये चोलास पांड्यास फिर बाद में रिवाइव हुए 300 350 सालों के बाद, ठीक है। और अब यहाँ पर इन्होंने फिर इनका भी एक सिस्टम था गवर्नेंस का। नाउ बाय दिस टाइम, बाय सेकेंड सेंचुरी एडी, द ब्राह्मणिकल कल्चर हैड ऑलरेडी पेनिट्रेटेड इन दिस एरिया, एंड वहाँ पर फिर अब देखा जाए तो देर इज नो क्षत्रिय लाइक कास्ट इन साउथ इंडिया, यानी वहाँ के रूलर्स भले ही रहे लेकिन उनको क्षत्रिय स्टेटस क्षत्रियों की तरह नहीं देखा जाता था, ना आज की डेट में देखा जाता है। इफ यू गो इन साउथ इंडिया यू विल फाइंड ब्राह्मण्स and you will find some other castes, but you won't find kshatriyas. Even वैश्य community भी वहाँ पर as such कोई ये नहीं थी। Now some communities did specialize in business, लेकिन रिचुअल हायरार्की में इवन जो रेड्डीज है, रेड्डीज, देन द वेलालाज, उक्कालिगाज, लिंगायत, ये जो सारी साउथ इंडिया की कम्युनिटीज है ये थियोरेटिकली शूद्रों में आती है रिचुअल हायरार्की के हिसाब से, and but otherwise they were very prosperous communities and they are even today they are prosperous communities. तो इसमें साउथ इंडिया में कोई क्षत्रिय लाइक कास्ट या ये सच कभी देखी नहीं गई है। Okay, so all these basically these kind of things also started. Velalas were some rich peasants, and the ruling class was known as Arasar. Okay, and then captains of army were known as Inadi. Then there were civil and military officers. Then there were agricultural laborers which were known by the name Periyars. Okay, they were also people who worked on animal skins and used them as mats. ठीक है। अब sharp social inequalities also started in the Sangam age with the penetration of Brahminism in the south, and eventually it was the Brahmins who emerged as the ruling caste. It was not only it not only was a priestly class, but it ended up becoming a ruling class. And acute caste distinctions appeared in later times, and in early Sangam age they were not there. Now, now the beginnings of Brahminism can be seen uh, in the mention of it is there in Sangam literature. Now their local god was called Murugan, then another was Subramania, and the worship of Vishnu is also mentioned in Sangam literature, but it is as such it is quite secular. Okay, तो संगम लिटरेचर ने खुद के बारे में जो लिखा है ना, संगम एज लास्टेड टिल द मिडल ऑफ 8th सेंचुरी एडी, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा है कि ये 10,000 साल पुरानी संगम ये है, और इसमें 197 पांड्या किंग्स उसके पैटर्न रह चुके हैं, जबकि इसके कोई एक्सकेवेशन वाइज और अदरवाइज लिटरेरी एविडेंसेस नहीं है। सो उसका कोई हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है कि संगम लिटरेचर इज 10,000 years old. Okay, 10,000 years old from 8th century AD. So imagine, not from today. तो वो तो बहुत ही ज्यादा हो गया, क्योंकि we have evidence that till almost 2nd century BC जब उधर मगध एम्पायर और इतने बड़े बड़े वहाँ पे किंगडम्स बन गए थे नॉर्थ इंडिया में, ये पार्ट जो था ये तो स्टोन एज में चल रहा था, ये मेगालिथिक कल्चर में था। तो संगम लिटरेचर इज बेसिकली narrative as well as didactic, and narrative texts are called Melkanakku, which has 8 major works, and it comprises of 18 major works consisting of 8 anthologies and 10 idyls. Anthologies मतलब a group collection of poems. The didactic works are called Kilkanakku or 18 minor works. तो नेरेटिव और डायडेक्टिक में फर्क क्या होता है? डायडेक्टिक इज बेसिकली नेरेटिव एज द नेम सजेस्ट दैट इट इज नरेटिंग समथिंग, some event is being narrated. Okay, suppose if you go to see a cricket match and then you are writing about it, so that is called a narrative text. Okay, then didactic is basically it will have some teachings. So teachings वाले टेक्स्ट अलग होते हैं। अब जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी हमने देखा था सुत्त पितिका, विनय पितिका, देन अभिधम्म पितिका, इन सब में अलग अलग एक में एक नरेटिव है, एक डायडेक्टिक है और एक कैनोनिकल है। ठीक है,
तो ऐसे ही संगम लिटरेचर में भी कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू टू कैटेगरीज, डायडेक्टिक एंड नैरेटिव. ओके. फिर देयर इज अ सोशल इवोल्यूशन फ्रॉम संगम टेक्स्ट, और उसमें कई सारी चीज़ों के बारे में रोशनी डाली गई है, जैसे कि उस समय का क्या टैक्सेशन सिस्टम था, वहाँ जुडिशियल सिस्टम क्या था, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था साउथ इंडिया में. फिर एक संगम लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट टेक्स्ट सेट विच इज नोन बाय द नेम टोल्कापियम, एंड इट डील्स विद ग्रामर एंड पोएटिक्स. Okay. Then the text also refer to the system of grants of villages to the Brahmins. और उसमें एक philosophical text भी है which is known as the Tirukural. Okay. In addition, there are two Tamil epics which are part of Sangam literature, and they are called Silapadakikaram and Mani Mekala. Okay. Now, the first is considered as the brightest gem of early Tamil literature. It deals with the love story in which a dignitary called Kovalan prefers a courtesan called Madhvi of Kaveripatnam to his noble wedded wife Kanagi. ठीक है, तो ये उसके बारे में एक स्टोरी है विच इज कॉल्ड Silapadikaram. And Mani Mekala was written by a grain merchant of Madurai. Now it deals with the adventures of the daughter born of the union of Kovalan and Madhavi. यानी दोनों टेक्स्ट आर रिलेटेड, दो दिस एपिक इज ऑफ मोर रिलीजियस देन लिटरेरी इंटरेस्ट. ओके. अच्छा, उसके अलावा जो चेरा किंग है सेंगुतवन, उसके बारे में उसमें मेंशन्ड है, and how that kingdom finally vanished because of some curse of this Kanagi, whose husband had married a courtesan. तो ये सारी चीजें उसमें लिखी है. So this was about Sangam literature. Okay, so now we will see it on PPT. Okay. Now the Sangam age constitutes an important chapter of the history of South India. Now Sangam is the Tamil form of Sanskrit word Sangha, meaning a group of persons or an association. Now the Tamil Sangam was an academy of poets and bards who flourished in three different periods and in different places under the patronage of Tamil kings. Now, according to tradition, the first Sangam was founded by sage Agastya, and its seat was at then then Madurai, यानी साउथ मदुराई को उस समय ये इस नाम से बोलते थे, थेन मदुराई. The Sangam literature speaks highly of South Indian kingdom Chola, Pandya, and Chera. The three ancient kingdoms of Cholas, the three ancient kingdoms of Cholas, Pandyas, and Cheras combined with their were known as Tamilaka or Tamil realm. Now, according to Tamil legends, there existed three Sangams: Academy of Tamil Poets in ancient Tamil Nadu, popularly called Muchagam. Now, these Sangams flourished under the royal patronage of the Pandyas. The first Sangam, held at then Madurai, was attended by gods and legendary sages, but no literary work was of this Sangam was available. और वो कैसे होगा, क्योंकि वो इमेजिनरी है. तो बेसिकली संगम लिटरेचर के उन्होंने तीन जो ईराज बनाए हैं, तो उसमें पहले का उनका फर्स्ट वाले का कहना था कि उसमें एक्चुअली भगवान लोगों ने उसको अटेंड किया था, तो वो तो इमेजिनरी हुआ. देन द सेकंड संगम वाज हेल्ड एट कपाड़पुरम, but all of the literary works had perished except Tolkapiam. Okay. Then Tolkapiam abhi humne bola, it deals with grammar. Now the third Sangam at Madurai was founded by Mudathirumaran. It was attended by a large number of poets who produced voluminous literature, but only a few had survived. Now these Tamil literary works remain useful sources to reconstruct the history of the Sangam age. Okay, so Sangam literature is an important source of historical construction.
The corpus of Sangam literature includes Tolkappiyam, Ittukottai, Itupattu, then Pathinel, Kinakkulu, and two epics, Silapathigaram and Mani Meghalai. तो ये सब जो नाम है कॉम्प्लिकेटेड है थोड़े, लेकिन ये तुमको थोड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे बिकॉज ये आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है उसमें जो लिटरेचर पार्ट है तो उसमें भी ये तुमको करना ही है वैसे भी. So Tolkappiyam was authored by Tolkapiyar. Now it is the earliest of the Tamil literature. क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि ये सेकंड संगम इसमें सेकंड संगम में ही इसका कंपाइलेशन हुआ था. तो ऑब्वियसली वैसे भी कोई भी लिटरेचर जो होता है इट इज मीनिंगलेस अनलेस देयर इज ग्रामर इन इट. तो ग्रामर का कंपोजिशन तो होना ही चाहिए किसी भी लैंग्वेज को स्ट्रक्चर देने के लिए. सो टोलकापियम वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट बुक्स. ओके. Okay. We'll come back to this PPT. I think we missed this one. Now, many historians consider the first Sangam uh, age as mythical, as the traditional dates greatly are not in accordance with the historical dating, and each Sangam age spanned around 2000 years. And the first Sangam age, according to traditional dates, started at 5000 or 6000 BC. तो ये तो बहुत ही पुरानी बात हो गई ना. At the point of time, the four river valley civilizations were in their nascent state or yet to be started. यानी तब हड़प्पन civilization भी नहीं शुरू हुई थी. Now, according to the Sangam poems, the first Sangam age was based in the city of South Madurai, and the second Sangam age was based in the city of Kapatapuram. But these two cities were believed to be destroyed by floods and rains, and the later Sangam age was based in the city of present-day Madurai city in Tamil Nadu. Okay. So now we'll come to this, all these texts. So Tolkappiyam was authored by Tolkapiyar, and it is the earliest of the Tamil literature. So it is the work of Tamil grammar, but it provides information on the political and socio-economic conditions of the Sangam period. The Ittukottai or 8 anthologies consists of 8 works. इसमें ये सारे नाम है. अब ये तुमको ये नाम ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है. Okay. You should only know that Ittukottai is a work of 8 anthologies, and anthology का meaning होता है collection of poems. Now the Pattu or 10 idols consists of 10 works. अब ये सारे फिर वो 10 works है. ठीक है. वो नाम भी काफी complicated है, but anyways you don't have to remember them. So you only have to remember Ittukottai and Pattu. Okay. Then Pathinen Kilkanakku contains 18 works, mostly dealing with ethics and morals. Now, the most important among them is Tirukural, authored by Thiruvelar. Now, Silapathigaram, written by Ilango Adigal, and Mani Meghalai by Sitalai Satanar also provide valuable information on Sangam polity and society. तो अभी हमने इसके बारे में बात की शिलापद्धिकरम और इसके बारे में जिसमें एक स्टोरी है in which the king prefers a courtesan over his wife. Courtesan's name was Madhavi and his wife name was Kanagi. और मनी मेक्कलाई में उसी का एक्सटेंशन है जिसमें माधवी और इनका जो इनकी बेटी है उसके कुछ एडवेंचर्स के बारे में मेंशन है. ओके. So both of them are valuable information of the Sangam polity, give valuable information about Sangam polity and society. Now, in addition to the Sangam literature, the Greek authors like Megasthenes, Strabo, Pliny, and Ptolemy mention the commercial contact between the West and South India. The Ashokan inscription mentioned the Chera, Chola, and Pandya rulers on the south of the Maurya Empire. Now, the Hantikumva inscription of Kharavela of Kalinga. Kharavela of Kalinga and Kalinga kingdom कहाँ था जो present day Odisha. Also mentioned about Tamil kingdom. Now the excavations at Arikamedu
Kumpuhar and Kodumanal and other places reveal the overseas commercial activities of the Tamils. The chronology of Sangam literature is still a disputed topic among the scholars. The sheet anchors, the sheet anchor of Sangam chronology lies in the fact that Gajabhagu II of Sri Lanka and Cheran King Sengutvan of Chera dynasty were contemporaries. Therefore, the most probable date of Sangam literature has been fixed between the 3rd century BC and 3rd century AD. तो ये 600 साल के स्पैन में संगम लिटरेचर मेजरली कंपाइल हुआ, बट इट डिड एक्सटेंड टिल 8th century AD on the basis of literary, archaeological, and numismatic evidences. Now, the chief towns and seaports and the foreign merchandise of the Tamil country, as described in the Tamil poems, correspond exactly with those given in the works of Pliny, Ptolemy, and in the Periplus of the Erythraean Sea. Now, Pliny died in 79 AD and had completed his natural history uh, 2 years previously. Now, the unknown author of Periplus of the Erythraean Sea, who was a native of Egypt and wrote the book after the time of Augustus Caesar. Caesar मतलब king, मतलब रोमन एम्पायर में किंग को सीजर बोलते थे. एंड बिफोर द किंगडम ऑफ Nabathesians was overthrown by the Romans. So a more basically ये हम dates corroborate कर रहे हैं दूसरे foreign account से भी. So it has been established by now that 3rd century BC से 3rd century AD के बीच में संगम लिटरेचर का कंपाइलेशन हुआ. Now, a more definite indication of this date is furnished by his mentioning Zoskales as the king reigning in the time over the Oxymate. ये एक region है. Now, this Zoskales is identified with Zahakale, who must have been the king of Abyssinia from 77 to 89 AD. Abyssinia is present day Ethiopia in Africa. Okay.